बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ में आपको कहते हैं खुश आमदीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद जहां पार्लियामान की सुप्रीमेसी हमने देखी थी, वहीं पर हमने देखा कि जो अदालत के जो आज़ादी के हवाले से बात की जा रही थी उसका भी तासुर उजागर हुआ है। और मुबसरीन के मुताबिक इस फैसले के बाद अदलिया में मज़बूत तब्दीलियों के असरात जो है वो नुमायाँ होने शुरू हो जाएंगे। और यकीनन पाकिस्तानी अदलिया में ये तारीखी फैसला करार दिया गया है, मगर इसमें सो मोटो केसेस के हवाले से जो बात सामने आई है वो ये कि इस केसेस पर नजरसानी की जो अपील का हक है वो माजी के फैसलों पर नहीं होगा। तो क्या वो सियासतदान जो कि जिन पर इल्ज़ामात हैं या जो सज़ा याफ्ता हैं उनको अपील का हक नहीं होगा? निगरान वज़ीर आज़म ने कल इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या कोई और हो, कानूनी रास्ता अपनाएं, उनको सहूलत मिलेगी। अब सवाल यहाँ ये है कि इस तारीखी फैसले के बाद सियासी मंजरनामा क्या बनेगा। नाज़रीन, एक आम आदमी जो होता है उसको सियासत से इतना लेना देना नहीं होता, उसका कंसर्न होता है मईशत, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, और इन तमाम चीज़ों को एड्रेस किया है इस वक्त निगरान हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से। उनके साथ साथ अस्करी क़यादत साथ है और दोनों शाना बशाना खड़े होकर इस वक्त जो कोशिशें कर रहे थे बिल आखिर वो कोशिशें रंग आ चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान मुआशी बहाली की तरफ गामजन है। अगर हम पाकिस्तान की करेंसी के हवाले से बात करें तो सिर्फ सितंबर में हमने देखा कि 9% ऊपर गया। डॉलर सिर्फ 2 माह में 50 रुपये से कम हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है ज़बरदस्त उसमें तेज़ी देखने में आई है। सितंबर में तिजारती खसारा 48.2 उसमें कमी आई है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल में महंगाई में नुमाया कमी के इम्कानात भी हैं और हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छी हुई है। पाकिस्तान में तकरीबन $5 अरब तक फॉरेन एक्सचेंज जो है वो बचाया जा सकेगा। सितंबर में हमारी ट्रेड जो है 1.15 थी, जो कि बढ़कर $2.400 बिलियन तक जा पहुंची है। नाज़रीन, ये मैं कोई बातें नहीं कर रही हूँ, ये वो एदादो शुमार हैं जो हुकूमत ने जारी किए हैं और जिसके असरात हमें नुमाया तौर पर नज़र आ रहे हैं। बात करेंगे कि इस वक्त निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत के पास वो कौन सी जादू की छड़ी है नियतन जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके असरात मुरतब होने शुरू हो चुके हैं। वो सियासी क़यादत या वो पिछली हुकूमतें जिनके पास 2 बार और 3 बार इक़्तिदार आया, उनके पास ये जादू की छड़ी नहीं थी। अपने मोज़िज़ पैनल का तारुफ करा दूँ। इस स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी अकमल साहब, एंकर पर्सन है, इकोनॉमिस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं सलीम बुखारी, सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया सर आपका सलीम साहब। आपसे अकमल साहब अगर शुरू कर लूँ तो आप ये बता दीजिएगा कि इस वक्त हम जिस तरह बात करते हैं कि मुल्कों की जो तरक्की होती है उसका दारोमदार हमेशा उनकी मजबूत मईशत पर होता है। हम इतने अरसे से क्यों कोई इकॉनमी प्लान नहीं बना सके? उसके पीछे क्या कोई पॉलिटिकल एलिमेंट नज़र आ रहा है जो इस वक्त निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मिलकर ये काम कर रही है? देखें, आपने एक बड़ा मशहूर मुहावरा सुना होगा, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मुशर्रफ साहब के जाने के बाद से उस वक्त तक आपने देखा होगा डॉलर भी मुस्तहकम था और इकोनॉमी भी बड़ी इस्तेकाम में थी। उसके बाद से जब ये सो कॉल्ड जमहूरियत आई है तो उसके बाद से लेके आज की तारीख तक तकरीबन तमाम बड़ी पार्टियों ने, तीनों बड़ी पार्टियां जो हैं पाकिस्तान की, उन्होंने हुकूमत करके देख ली और हर एक ने आके अपना उल्लू सीधा करने का काम जो है ना वो अंजाम दिया है। चाहे वो PMLN हो, PPP हो या PTI हो। एक आ गया जी वो अपनी इस्लाहात आ गई, लेकिन इकॉनमी के ऊपर जो है ना वो किसी ने कोई फोकस नहीं किया। हालांकि आज के दौर में जो जंगें भी लड़ी जानी है ना वो इकॉनमी के ऊपर जो है ना वो लड़ी जानी है। और जो मुल्क इकोनॉमिकली वीक हो गया तो आप समझिए उसको बगैर किसी जंग के जो है वो हराया जा सकता है। तो इसलिए अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो उसके बाद हमारी रियासत मजबूत होगी और हमारी रियासत मजबूत होगी तो पाक फौज और अवाम मजबूत। ठीक है सलीम साहब, सर ये जो इतनी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक तरफ हमने देखा कि मईशत को लेकर काफ़ी कंसर्न पाया गया, निगरान हुकूमत में अस्करी क़यादत में मिलकर जो है इस पर काम किया जा रहा है। SIFC हमें, एपेक्स कमेटी हमें नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा तवातुर के साथ डिप्लोमेसी चैनल को भी चलाया जा रहा है, साथ साथ ये सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आ जाता है। सर इन तमाम चीज़ों को कैसे एलॉबरेट करेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। जहाँ तक इकोनॉमी के सवाल का सवाल है वो तो मेरे ख्याल से अकबर साहब ने बहुत तफसील से बता दिया है आपको। मैं भी कुछ अर्ज कर दूंगा उसके ऊपर। देखिए, ये सारी सूरत हाल आज जिसका हमें सामना है इसको आपको कॉन्टेक्स्ट में देखना है। जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो कभी भी अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं कर सकती। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। किसी भी जमात को ले लीजिए, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है और चाहे वो PTI थी, वो पॉपुलर डिसीजन करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और सही फैसले कर पाते
ये एडवांटेज होती है जब कभी भी मुल्क में फौजी हुकूमत आई है। मैं उसकी तारीफ तो खैर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन वो अनपॉपुलर डिसीजन कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिनकी मिसाल दी जा सकती है। ये हमारे सियासतदान करते हुए डरते हैं। आप देखिए, ये जिस तरीके से ताजिरों से मुलाकात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चाहे वो जनरल बाजवा हो, चाहे वो आसिम मुनीर हो, आपने देखा उनके साथ उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर है, लेवल ऑफ फ्रैंकनेस भी बेहतर है। एक दूसरे से मुशावरत के साथ जो फैसले हुए हैं, उसने स्काई रॉकेटिंग डॉलर को कैसे लगाम दी है वो आपके सामने है। जिस तरीके से स्मगलिंग के खिलाफ जो क्रैकडाउन है वो आपके सामने है। तो ये फैसले सियासी जमातों के लिए करने ज़रा मुश्किल होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी बगलों में इधर उधर कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं जो उन्हें ये फैसले नहीं करने देते। अब आ जाइए आप आज के पॉलिटिकल सिनेरियो पर। आज का पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो दो वजह से तब्दील हो रहा है। एक तो ये कि एक मेन प्लेयर जो हैं वो वापस आ रहे हैं। उनको आप स्कॉन्डर कह लीजिए, उनको आप मुजरम कह लीजिए, जो मर्जी नाम आप दे लें उनको, लेकिन वो पाकिस्तान की सियासत में एक फैक्टर रहे हैं और एक फैक्टर हैं जब तक मुस्लिम लीग नवाज जिंदा है। तो उनकी वापसी से थोड़ी हलचल है। आपने देखा कि हर तरफ से उसके ऊपर तबसरे भी हो रहे हैं, तैयारियां भी हो रही हैं। उनकी पार्टी जो है वो जिसके अंदर दरारों की बात की जा रही है, वो अगर नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं तो वो भी मेरे ख्याल से समझ जाएगी, चाहे वो खाकान अब्बासी साहब की आवाज हो, चाहे वो मुफ्ता इस्माइल की हो। तो ये सब कुछ जो है ये भी सेटल हो जाएगा। अब देखना ये है कि वो आ रहे हैं, उनका किस तरीके से यहाँ इस्तकबाल होता है। वो अपनी मर्जी से एयरपोर्ट से निकल के जाती उमरा जाएं या इकबाल पास जाएं, क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा होने दिया जाएगा? या वो गिरफ्तार होंगे, उसके बाद वो अदालत से रिलीफ लेंगे? ये सारी बातें जो हैं ये हम सुन रहे हैं, लेकिन दो बातों का तज़किरा जरूरी है। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो इनके मिनिस्टर रहे जी, और ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे जब तक रिस्क लेवल 0 नहीं हो जाए। ठीक। और फिर शुनीद भी सुनाई कि जी वो रिस्क लेवल 0 हो गया है, इसलिए वो अब 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। ठीक। ये सब कुछ जो है इससे एक जमात जो है वो थोड़ी नाला है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपने देखा कि दोनों के दरमियान रवायत के आन मुताबिक जिस तरह माजी में होता रहा, दे आर अगेन डैगर ड्रॉन्स, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लग रहे हैं। नाला इसलिए है पीपल्स पार्टी कि उनका ख्याल ये है, ये तासुर पाया जाता है वहां पर कि वो जो इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो शायद नून लीग से ज्यादा करीब है। या ऐसे दूसरे तो में यूं कह लीजिए कि आसिफ जरदारी साहब का ख्याल ये था उनसे ज्यादा कुर्बत रखेगी। हाँ। लेकिन वो नहीं हुआ, इसलिए कि हमने देखा सिंध के हवाले से कुछ निगरान हुकूमत ने किए हैं, जब एस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं, उनसे पीपल्स पार्टी खुश नहीं है। उसको पीपल्स पार्टी का ख्याल ये है कि जीटीए और एमक्यू के इत्तेहाद को स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि जो पीटीआई का वोट जो वहाँ मौजूद है अर्बन शहरों में तो बहुत ज्यादा है, वो जो है वो पीपल्स पार्टी को ना जाए। ये कोशिशें हो, तो पॉलिटिकल सिनारियो हमेशा की तरह से काफी गड़बड़ है। ऑल इज नॉट वेल इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। जी सलीम साहब, बड़ी डिटेल में आपने जवाब दिया। सर, ये तो हमने रिवायत पाकिस्तान की सियासत में देखी है कि जो सख्त हरीफ थे हलीफ बन करके इख्तिदार के मजे लूटते हैं और फिर एक दूसरे पर बमबारी शुरू कर देते हैं। ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि निगरां हुकूमत के जो इकदामात हैं उससे सियासी तनाव में कुछ कमी के इम्कानात लग रहे हैं? क्योंकि गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है कि आप आए और आ रही है सलीम साहब को मेरी आवाज़? सलीम साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आप भी अच्छी तरह समझते हैं अकमल साहब, ये जो हमारा एक पॉलिटिकल सिनेरियो है इसमें हम देखते हैं कि जितनी भी सियासी जमातें होती हैं, अब ये पीडीएम जो थी ये 11 जमातें जिनका नज़रियाती एक जमातें थी, अलग अलग मैनिफेस्टो थे, मगर इक़्तिदार के लिए एक हो गए और नज़रिए ज़रूरत के तहत लेजिस्लेशन भी कर दी जाती है, नज़रिए ज़रूरत के तहत बहुत सारे इक़दाम कर दी जाते हैं। क्या वजह होती है कि इक़्तिदार से जाते साथ ही देखिए इस वक्त जो है एक कंसेंसस के साथ पाकिस्तान को बहरान से निकालना है। मुख्तलिफ डायमेंशंस में पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, जिस तरह केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर या उनकी हुकूमत या अस्करी क़यादत मिलकर काम कर रही है, क्यों हमने जो हमारी सियासी जमातें उनको इस तरह काम करते हुए नहीं देखा? देखिए, हमारी सियासी जमातों की तो तरजीह है वो आवाम को फ़ायदा पहुंचाना तो कभी रही नहीं है ना। उन्होंने हमेशा इस किस्म के डिसीजंस लिए हैं जो मतलब
पॉपुलैरिटी को जो है ना वो हासिल कर सकें, जो अपेरेंटली नज़र आ रहे हों, मियाँ बरादरान हो गए या पीपल्स पार्टी हो गई, उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया है कि जी थोड़े से पैसे लगाओ और ताकि नज़र आ जाए कि जी मतलब एक होता है ना वो सिर्फ ऊपर से पॉलिश वॉलिश की, लेकिन अंदरूनी तौर पे हमारी जो इकोनॉमी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खोखली होती गई। अब मुझे बताएं IPPs के साथ जो इतने महंगे बिजली के सौदे हैं ये और अब किसने तक किए चल हैं? रहे हैं, और अब तक आवाम उसको भुगत रही है, ये किसने किए हैं? इसी तरीके से PIA जो प्रॉफिट में जा रही थी उसको नुकसान में कौन लेके गया? पाकिस्तान रेलवे जो है वो प्रॉफिट में जा रही थी, वो नुकसान में कैसे गई? स्टील मिल मुशर्रफ साहब के दौर तक प्रॉफिट में जा रही थी, वो नुकसान में उसको ले जाने का जिम्मेदार कौन है? फिर आखिर में जो है ना वो ले दे के फिर सबको मिलती है पाक फौज कि जी फौज का काम नहीं है, फौज ये नहीं करे, फौज वो नहीं करे। भाई फौज नहीं करे, आप लोग खुद ना करना है ना करने देना है। आवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रही है। अब आप ये देखें कि इतने अरसे से ये डॉलर पिछले 16 महीने को छोड़े और उससे भी पिछले PTI की भी हुकूमत को आप इंक्लूड करें, डॉलर कहाँ इनके काबू में आ रहा था और कहाँ 385 से इसको 280 के ऊपर ये लोग ले आए हैं। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से इकदाम कर रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, ख़ास तौर पर डॉलराइजेशन के हवाले से कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया, सिर्फ हल्की फुल्की स्मगलिंग रोकी और जो आर्टिफिशियल ऊपर गई हुई थी मार्केट उसको कंट्रोल किया। आप देखिए नीचे आ गया। हाँ। सिर्फ और सिर्फ इसकी क्या इसका सिर्फ और सिर्फ हम सबक क्या मिलता है कि विल पावर होनी चाहिए कि अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप जो है ना वो उसको करके दिखा देंगे। और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अगर इसी तरह इकदाम जारी रहे, और अभी मैं सुनने में ये आ रहा है कि वो बैंकों के जो लॉकर्स हैं उनको भी स्कैन किया जाएगा, अगर ये हो जाता है तो आप यकीन करें 250 से नीचे अगले महीने में डॉलर में देख रहा हूँ। ठीक है, नादिर कबूल हमारे साथ मौजूद है, नादिर कबूल से भी हम बात करेंगे। तो अकमल साहब, इस अब जो ये इकदाम लिए गए हैं, अब इनकी बात आ जाती है, सवाल बहुत बड़ा कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन कैसे करेगा ये? हमें डॉलर की कीमत को नीचे लेकर आना है, रुपए की कदर को ऊपर बढ़ाना है, दीगर जो मामलात क्रैकडाउन्स हो गए, SIFC 1 विंडो ऑपरेशन हो गया, ये तमाम चीज़ों को लेकर हमारे अपने जो इकदाम हैं, अब इलेक्शन भी आने वाला है, इम्पॉर्टेंट सवाल यही है कि इसको कैसे जारी की रखा जाएगा? देखें, कंसिस्टेंसी के बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम जो डायरेक्शन हमने हासिल कर ली है इस वक्त और जिस डायरेक्शन को SIFC के तहत वैसे भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो मुतय्यन किया है उसका रुख, और जैसा कि आपने बताया एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया है, उसके बाद डॉलराइजेशन जो कि डॉलर एक कमोडिटी बन चुका था उसको वापस करेंसी में अपनी औकात में लेके आए हैं। तो ये सारे जो है ना वो स्टेप्स जो लिए हैं इनकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी, और मेरे ख्याल में तकरीबन 1 साल तक इस किस्म के स्टेप्स लेने चाहिए। मैं तो मेरा ज़ाती पर्सनल राय ये है कि इन चीज़ों को जो है ना कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहिए ताकि इकोनॉमी जो है ना वो स्टेबल हो जाए हमारी। ठीक है राजा कामरान साहब, अब हम जो हमेशा बात करते हुए आए हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत है, और यकीनन जो निगरां हुकूमत और हमारी फ़ौज मिलकर जो काम कर रही है काबिल सत्ताइश है, और वो काम जो कि जिन्होंने 3 बार बारियाँ ली, जिन्होंने 2 बार बारियाँ ली, जिन्होंने गवर्नर्स के मामला देखने थे, उन सबको पीछे छोड़ के ये मेरा ख्याल है 50 दिनों के अंदर हमें नताइज आने शुरू हो गए हैं। सर, सवाल यही है कि इतनी तेज़ी से क्या काम हुआ, कौन सी जादू की छड़ी थी दोनों के पास कि हमें उसके असरात नुमाया तौर पे नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान के पास कभी न वसाइल की कमी है, मगर पाकिस्तान को जो है सबसे बड़ा मसला था गवर्नेंस का और मैनेजमेंट का। पाकिस्तान में कोई बेहतर मैनेजमेंट थी ही नहीं। कुछ बहुत से ऐसे मसाइल थे कि जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी काम करने से गुरेज़ा थी, और बहुत से मामलात में जो सियासी लीडरशिप थी वो ब्यूरोक्रेसी को कोई डायरेक्शन देने में नाकाम रही। बहुत से ऐसे इश्यूज थे जिन पर जो थी ना ब्यूरोक्रेसी कोई डिसीजन ले रही थी, ना सियासी लोग डिसीजन फैसला साजी कर रहे थे। मिसाल के तौर पे जो बिजली की चोरी है, आप देखेंगे कितने बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी का क्रैकडाउन हुआ है, और अब हर तरफ से जो है वो चीज़ें आ रही हैं कि कितना जो है कितनी बिजली की चोरी पकड़ी गई है, कहाँ कहाँ से लोग पकड़े गए हैं, कितने बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं, फिर उसका गठजोड़ तोड़ा जा रहा है। अब डिस्कोर्स की निचकारी की या उसको सूबाई हुकूमतों को देने की बात हो रही है, ये काम होना चाहिए। अब PIA जो रोज़ाना 50 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही थी, उसकी जो है निचकारी की बात हो रही है, उस पर काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, हमारे पास ये फैसले होने थे, इन फैसलों को हमने डिले करते चले गए, और डिले करने की वजह से अब हर चीज जो है हमारे वो गले की हड्डी बनती चली गई। तो अब जो मौजूदा हुकूमत ने और SIFC ने मिलकर आर्मी के साथ और फोर्सेस के साथ
जो इकदाम उठाए हैं उसमें बहुत सी जो चीज़ें हैं वो स्ट्रीम लाइन होती चली जा रही हैं। हमारे बजट पर जो बहुत बड़े बड़े डेंट डाल रही थी, मिसाल के तौर पे जैसे मैंने बिजली का जिक्र किया, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के हवाले से जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, आप उसको देख लीजिए कि हमारे पास जितनी भी हुकूमती मुनाफे में चलने वाली भी जो कंपनियां हैं उनकी कारकर्दगी और उनकी ग्रोथ जो है जो दीगर प्राइवेट सेक्टर में चलने वाली कंपनी है उससे बहुत कम है। तो हमारे पास अकाउंटेबिलिटी जो थी, जो हमारी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की होनी चाहिए थी, वो नहीं है। मगर अब देखते हैं कि जब निगरान हुकूमत आई है, कल मेरी निगरान वजीर सनत और सिंध से मुलाकात हुई, पता लगा कि सिंध में कोई प्लानिंग ही नहीं है। 15 साल से एक पार्टी हुकूमत कर रही थी, मगर सिंध में कोई प्लानिंग नहीं है कि आपके पास जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके पैसे कैसे खर्च होने हैं। आपके पास लोग कई कई साल से जो है वो बैठे हुए सिस्टम चला रहे थे और एक रिश्वत का और करप्शन का बाजार गर्म था, जिसको आके अब एक ब्रेक लगी है और सिस्टम में इसी वजह से आपको सिस्टम में बेहतरी नजर आ रही है। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज देखिए, वो आज 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसके अलावा रुपया देखें, वो 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गया है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं, मगर इसके लिए बहुत डीप इकदाम अभी भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। नादिर कबूल, वेलकम सर, आप शो में आ गए हैं। मुझे सर ये बता दीजिएगा कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ आप देखिए कि मईशत को लेके काम किया जा रहा है, एक तरफ आप लोग कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन की तारीख दे दी जाए, वो भी मिल गई है। अब हल्का बंदियों की आखिरी तारीख 30 नवंबर दी गई है। आप सर क्या समझ रहे हैं इस वक्त कि पाकिस्तान का असल मसला क्या है इस वक्त? इलेक्शन है या जो निगरान हुकूमत अस्करी क़यादत के साथ मिलके जो स्टेप्स उठा रही है और इससे जो हमारे मुल्क में बेहतरी आ रही है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मसलों का एक ही हल है, वो इलेक्शन है। क्योंकि इलेक्शन के जरिए ही आवाम की जो असल नुमाइंदे हैं वो ऐवानों में आते हैं। जो केयर टेकर हुकूमत होती है वो आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं होती, वो एक इंटरिम गवर्नमेंट किसी वजह से बोलते हैं कि वो एक आर्जी एक समझे एक स्टॉप गैप सिचुएशन होता है, जिसके तहत उनका सिर्फ एक ही मैंडेट होता है, और वो मैंडेट होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। आप कह रही हैं कि इलेक्शन की हल्का बंदियों का आखिरी दिन 30 नवंबर है, मगर 30 नवंबर से पहले तो इलेक्शन होने चाहिए थे आइन के मुताबिक। आइन कह रहा था कि जब असेंबली तहलील हुई थी अगस्त में, उसके बाद नवंबर में तो टाइम पूरा हो रहा था 90 डेज का। तो हम अभी भी इलेक्शन कमीशन सर, तो फिर आप लोगों ने, माजरत के साथ मुझे यही रोक के एक बात सवाल करना पड़ेगा, तो फिर आप लोगों ने जब पीडीएम की हुकूमत थी तो उस वक्त क्यों आप लोगों ने हल्का बंदियों के हवाले से, मर्दमशुमारी के हवाले से वोट कर दिया था और इसको दोबारा आप लोगों ने रिन्यू करवाया था? नहीं करवाना चाहिए था? उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग में यही यकीन दहानी कराई थी कि हालांकि जो सेंसस है उसको अप्रूव कर रहे हैं, मगर हल्का बंदियों की आड़ में इलेक्शंस को डिले नहीं किया जाएगा, क्योंकि आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि 90 डेज आफ्टर द गवर्नमेंट टेन्योर हैज एक्सपायर्ड इलेक्शंस होने ही होने हैं। वहाँ पे आइन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि अगर हल्का बंदियां और डिलिमिटेशन होनी है उसका एक्सक्यूज या वो जवाब इस्तेमाल करके आप इलेक्शंस डिले कर सकते हैं। हमारा ये ओपिनियन था कि हल्का बंदियां होनी है, मगर ये चीजें चलती रहती हैं, इलेक्शंस आप करा लें। जो अगला इलेक्शन होना था उसके 5 साल बाद, उस पर आप बेशक हल्का बंदियां करा दें, क्योंकि स्पेशली ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि इस वक्त हल्के बढ़ नहीं रहे। अगर हल्के बढ़ रहे होते या फॉर एग्जांपल 342 इंक्लूडिंग फीमेल्स और जो माइनॉरिटी की जो सीट्स होते हैं उसके बाद अगर 370 होने थे या 380 होने थे, तो फिर एक जवाब बनता था कि भाई नई हल्का बंदियों का इंतजार करें फिर इलेक्शन। मगर सीट वही है, जैसे मेरी लियारी की सीट है वो तकरीबन 19-20 वही सीट ही है। मेरे वोटर्स को भी पता है, मुझे भी पता है मैंने कहाँ वर्किंग करनी है, तो अब क्यों डिले कर रहे हैं? हम अभी भी कह रहे हैं कि अगर चलें, आपने ये ऑलरेडी एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर लिया है हल्का बंदियों का, तो हल्का बंदियों अगर 30 नवंबर को आप खत्म कर रहे हैं तो आज भी आप डेट दे देना। 30 नवंबर से अगर आप स्टार्ट ले लें और 54 दिन उसमें ऐड कर लें तो वही जनवरी के मिड या आखिरी हफ्ते में जाके टाइम पूरा रहा। आप डेट अनाउंस कर दें अभी से, ताकि कम से कम हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हों और आवाम भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो, क्योंकि आवाम ने भी जाहिर सी बात है। अच्छा सर, चलें, आप लोग कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान का असल मसला इस वक्त जनरल इलेक्शन है, तो आप लोगों ने क्या तैयारी की? मतलब आप लोग कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं? कोई आपके पास प्लान है इकोनॉमी को लेके? स्पेशली क्या स्पेसिफिकली प्लान आप लोगों के पास है, या वही पुराना मैनिफेस्टो है रोटी कपड़ा और मकान वाला?
دیکھیں روٹی کپڑا اور مکان بے شک ذوالفقار علی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے ہمارا ایک پرانا مینیفیسٹو ہے، مگر آج بھی پاکستان کی حقیقت یہی ہے کہ پاکستان کا جو عام طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، جو محنت کش طبقہ ہے، وہ اس وقت 2 وقت کی روٹی کے لیے تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہی ہے، روٹی چاہیے ان کو روزگار چاہیے، بجلی چاہیے، گیس چاہیے، پانی چاہیے نلکوں میں. تو یہ بنیادی مسئلے ہیں. ہم کوئی پاکستان کوئی امریکہ کو ٹکر دینے والا ملک نہیں بن چکا ہے. اللہ کرے آگے جا کے فیوچر میں نہیں، ہم لیکن امریکہ سر کو عام ٹکر آدمی دے تو سکیں. سوال یہ کرتا ہے نا کہ جب آپ لوگ اقتدار میں تھے تو آپ لوگوں نے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، گورننس کی بات کر رہے ہیں، مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، پھر ابھی اکمل صاحب نے IPPs معاہدے کی بات کی جو کہ ایک ہاتھی ہم کتنے عرصے سے پال رہے ہیں، جو ایک عام آدمی پہ کتنا بوجھ پڑا ہے، سفر کر رہا ہے ایک عام آدمی. تو سوال تو یہاں پر پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اس الیکشن میں آپ کیا دینے جا رہے ہیں؟ بالکل ہمارا بنیادی موقف یہی ہے نا کہ جب اصل میں جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو وہ عوام اور مزدور اور غریب طبقے کے لیے کام کرتی ہے. پھر بیچ میں ہائیبرڈ نظام آ جاتا ہے یا کوئی ایکسپیریمنٹ آ جاتا ہے یا کوئی نیا ایڈونچر شروع کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تمام جو جمہوری حکومتیں جو اقدامات لاتی ہیں، جو انیشیٹوز لیتی ہیں، وہ تمام چیزیں پھر ڈیریل ہو جاتی ہے. اگر آپ ہمارے دور حکومت کا گروتھ ریٹ، GDP اور انفلیشن ریٹ کمپیئر کریں اور یہ جو ہائیبرڈ رجیم بیچ میں آیا تھا، ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو جب مسلط کیا گیا تھا عوام کے اوپر، پھر آپ اس وقت کا انفلیشن ریٹ دیکھ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے زمانے میں انفلیشن ریٹ ویل بلو 10% ہوتا تھا، گروتھ ریٹ 5-6% ایوریج کرتا تھا. ڈالر ریٹ بھی حالانکہ بڑا تھا ہمارے دور میں، مگر اتنا نہیں بڑا تھا، کوئی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوا تھا، ایک اسٹیبل، ایک پریڈکٹیبل طریقے سے بڑا تھا. تو اس کے بعد سارا جو ایک ڈیولپمنٹ کا ایک پورا جو سفر تھا اس کو ڈیریل کیا گیا، عوام کے ساتھ عوام کے جیب میں ڈاکہ ڈالا گیا. اور IMF کا جو جس معاہدے کی باتیں چل رہی ہیں وہ ایک دیکھیں ایک انڈرسٹوڈ سی چیز تھی، وہ رینیو ہونا ہی ہونا تھا 2018-19 میں بھی، مگر اس کو بھی جب ڈیلے کیا گیا عوام کے اوپر اس کی وجہ سے زیادہ بوجھ پڑا. جب اسپیشلی جب اتنا ڈیلے کے بعد IMF پہ رینیو نہیں کر رہا تھا، IMF نے پھر مزید سخت شرائط ہمارے اوپر لگائے، تو اس کے بعد ایکسٹرا بوجھ پڑا نا. اگر ٹائم پہ یہ فیصلے لیے گئے ہوتے 2018-19 میں تو اتنا زیادہ آپ بوجھ میرے عوام کے ساتھ اوپر ہی نہیں رہیے آتا. گا، میں اپنے دوسرے مہمانوں کو شامل گفتگو کرتی ہوں. اکمل صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ الیکشن کی باتیں، شور تو بڑا سنائی دیا جا رہا تھا، پیپلز پارٹی چاہتی تھی الیکشن فوری ہو، نون لیگ تھوڑا ڈاما ڈول تھی، اب بہرحال الیکشن کمیشن کی طرف سے جو جواب آ گیا ہے، تیاری لگ رہی ہے آپ کو کہ ان پارٹیوں نے تیاری کی ہے یا آپس میں گولہ باری کر رہے ہیں خالی؟ نہیں دیکھیں، تیاری لگے یا نہ لگے، میں تو ایک بات کہتا ہوں، ایسا ہائیبرڈ نظام جس میں آپ کی اکانومی امپروو ہو رہی ہو، جس میں جو ہے وہ غریب آدمی کو روٹی مل رہی ہو، جس میں جو ہے وہ بے روزگاری ختم ہو رہی ہو، تو ایسی جمہوریت سے میرے خیال میں وہ ہائیبرڈ نظام بہت بہتر ہے. آئی ریکمینڈ دیٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے حساب سے، اور اس وقت ہمارا ملک جو ہے نا وہ یہ جو جمہوری اور آ کے پھر وہی تو میں تم نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، وہی پارلیمنٹ میں، مطلب اس کو میرے خیال میں 1-1.5 سال تک وی کین ناٹ افورڈ دس. میرے خیال میں 1-1.5 سال تک یہ جو اصلاحات کا جو سیٹ اپ شروع کیا ہے، یہ ایسا سیٹ اپ ہے کہ اس میں ہمیں IMF کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. اب پچھلے کوارٹر کا اگر میں آپ کو صرف امپورٹ میں کمی بتاؤں تو تقریباً $4 بلین کے قریب جو ہے نا صرف امپورٹس میں کمی ہوئی ہے، اور ٹریڈ ڈیفیسٹ اکارڈنگلی اتنا ہی $4 بلین سے کم ہوا ہے. پچھلے 16 مہینے میں اگر یہ لوگ اس طرح کارروائی کرتے یا اسی طریقے سے جو ہے نا وہ اقدامات کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے $16 بلین کی بچت ہو سکتی تھی نا ایک سال میں. لیکن اس طرح کی چیزیں تو نہیں کی گئیں. ان کی پرائرٹیز ہی کچھ اور رہی ہیں نا. اصل چیز تو پرائرٹیز ہے. پرائرٹی اگر آپ پبلک کو سامنے دیکھ کے کریں گے تو آپ کی بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، اور اگر آپ کی نہیں ہوگی تو پھر یہ صرف زبانی کے نعرے کہ روٹی کپڑا مکان، میاں آئے گا تلک پتہ جائے گا اینڈ دیٹس آل، مطلب اس طرح کے پھر نعروں کے اوپر، نعروں سے پیٹ تھوڑی بھرے گا عوام کا. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت لوگوں کے لیے جینا اتنا محال ہو گیا. یعنی لوگوں کے لیے ٹرانسپورٹ جس کی 20,000 یا 25,000 روپے تنخواہ ہے، اگر اس کا صرف آنے جانے کا کرایہ ہی 10,000 روپے لگ جاتا ہے تو وہ کھائے گا کیا؟ بچوں کو تعلیم کیا دلائے گا؟ صحت کیا دلائے گا؟ تو اگر اس کے بجائے یہ جو اقدامات ابھی لیے ہیں، جس کے بعد آپ دیکھیں کاٹن کی پنجاب میں جو ہے نا، پنجاب سے 9 مہینے میں جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. آپ کاٹن کی کراپ دیکھیں، بمپر کراپ ہوئی ہے، ورنہ پچھلی مرتبہ جو ہے وہ کم ہوئی تھی. اس کے بعد آپ آ جائیں گندم کے اوپر، اور پھر انہوں نے جو ایگریکلچر کے اوپر اسپیشلی فوکس کیا ہے،
ہے, مزید کلٹیویٹڈ ایریا بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, اور ایک ڈائمینشن نہیں ہے, ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں ہر طرف سے. ایک طرف آپ ایگریکلچر کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, ڈالرائزیشن کو بھی روک رہے ہیں, انفلیشن کے اوپر بھی گرپ کر رہے ہیں, غیر قانونی تارکین وطن کے اوپر بھی آپریشن. اتنے سارے محاذ جو ہے نا وہ پاک فوج کے علاوہ یہ سیاسی قیادت کے بس کا روگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات کی اکمل صاحب نے. کامران صاحب کیا لگتا ہے آپ کو, ہم نے بات شروع میں کی تھی کہ ملکوں کی ترقی کا جو دار و مدار ہوتا ہے ان کی مضبوط معیشت پر ہوتا ہے یا جمہوریت پر ہوتا ہے یا ڈکٹیٹرشپ پر ہوتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ این اکانومسٹ, آپ کیا اس پہ تبصرہ کریں گے؟ آپ دنیا کی بڑی معیشتوں کو پہلے جائزہ لے لیں کہ وہاں پہ کون سے نظام چل رہے ہیں. امریکہ میں کون سا نظام چل رہا ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا اکمل صاحب کی بات سن کے, ویری اپسیٹ, اچھا کہ یار آپ پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہے, آپ پاکستان کے دستور کو نہیں مان رہے جس کے تحت آپ کے صوبوں نے اور آپ نے گورن کرنا ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں کون سا نظام ہے. نہیں, ایک عام آدمی کی, ایک عام آدمی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ سیاست میں کیا ہلچل چلی. ایک عام آدمی کو یہ کہ پیٹرول میں ووٹ دے کر لوگوں کو لے کر آتا ہے, اشیاء خوردونوش میں کمی ہو. ایک عام آدمی کو تو دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, میں تسلیم کرتا ہوں, مگر مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کو چلائیں کا ہمارے پاس کتنے تجربے رہے ہیں اور کیا کیا ہمارے پاس ہوا ہے. اب میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک آئین ہے, دستور ہے, اس کے مطابق پاکستان کو چلنا چاہیے, اور اسی کے کیونکہ پاکستان کے عوام نے اس کو دستور کو بنایا ہے. ابھی ہم نے جو لائیو ٹرانسمیشن پوری دیکھی سپریم کورٹ کی, اس میں کیا تھا, چیف جسٹس بار بار یہ کہتے رہے, آئے دا پیپل, وی دا پیپل آف پاکستان, وی دا پیپل آف پاکستان. تو پاکستان کا دستور ہے, اس کے مطابق چلنا چاہیے. جو بھی نظام ہے ہمیں اس جمہوریت میں نہیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں امریکہ میں کیا نظام ہے, برطانیہ میں کیا نظام ہے, باقی کوریا میں آ جائیے, شمالی کوریا میں کیا نظام ہے, جنوبی کوریا میں کیا نظام ہے. جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں کی حالت دیکھ لیں, جہاں پہ جمہوریت ہے وہاں کی حالت دیکھ لیں. جہاں ترقی یافتہ ملک ہیں, دنیا کا بہترین نظام جو ہے جمہوریت ہے, جو عوام کے ذریعے عوام پر لاگو کیا جاتا ہے. اگر آپ ٹیکسیشن کی پوری ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو نو ٹیکسیشن وداؤٹ دا ریپرزنٹیشن کے جو نعرے تھے وہ اسی سے جمہوریت آئی ہے نا, اسی سے تمام چیزیں آئی ہیں. جب ڈکٹیٹرشپ تھی تو انگلینڈ میں تو کھڑکیوں پر بھی ٹیکس لگ گئے تھے. سو میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت اس وقت دنیا میں انسان میں آپ کا, کی بات سے 101% اتفاق کرتی ہوں. ڈیموکریسی از دا پیپل فار دا پیپل بائی دا پیپل, ٹھیک ہے, بات بالکل صحیح ہے. مگر جو جمہوری نظام چلانے والی ہماری اقتدار میں بیٹھی جو جماعتیں ہیں, آپ نے خود بات کی کہ گورنرز کا مسئلہ رہا ہے, مینجمنٹ کا مسئلہ رہا ہے, یہاں ایک عام آدمی کی چیخیں نکل گئی. 2 وقت کا کھانا کیا, 1 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے. میں اس کانٹیکس میں آپ سے بات کر رہی تھی. دیکھیں پاکستان میں آخر ہم پہنچے کیوں ہیں, ہم اس کو بھی تو دیکھیں نا. جو شوکت عزیز کی رجیم کی جو ہم نے اپنی پالیسیز بنائی تھیں, اس وقت جو ہم نے قرضے لیے تھے, اب ان قرضوں کا پے بیک پیریڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے کس پیریڈ میں قرضے لیے اور کس وقت ہمیں یہ ادائیگیاں کرنی پڑ رہی ہیں. ہم نے ہائیسٹ ادائیگیاں کی ہیں قرضوں کی, ہم نے 17-20 ارب ڈالر کی جو ادائیگیاں کی ہیں. ہمارا 300 ارب ڈالر کا تو ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی ہے. ہم نے اپنی جی ڈی پی کی 20% کی جو ہے قرضوں کی ادائیگیاں کی ہیں. میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے انفلیشن زیادہ ہے, مگر کیا انفلیشن پاکستان میں زیادہ ہے؟ اس وقت دیکھیے کہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر انفلیشن امریکہ میں ہے, جہاں پہ جو ان کا بنیادی شرح سود ہے جو 0 کے قریب ہوا کرتا تھا, آج وہ 5% سے اوپر ہے. اسی طرح سے برطانیہ میں دیکھیے کہ وہاں پہ انرجی پاورٹی کا ٹرمینالوجی لی جا رہی ہے. جرمنی میں دیکھیں کہ لوگ پریشان ہیں کہ اگر رشین گیس بند ہو گئی تو ان کی سردیاں کیسے گزریں گی. اس وقت صرف کرائسس پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں ہے. ٹھیک ہے نادر صاحب, اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہے, آپ کی پارٹی اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے اور اس پہ کیا کامنٹس کریں گے؟ کیونکہ کل پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں, جو ان کے کیسز ہیں وہ آپ کریں آ کے, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ زرداری صاحب ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ہم اس پہ تعاون کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کتنا اچھا فیصلہ ہے یہ؟ دیکھیے سب سے اچھی بات اس فیصلے کا یہ ہے کہ پہلی بار سپریم کورٹ نے اس چیز کو ریکگنائز کیا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کا کام ہے, اس کا اختیار ہے قانون بنانا, اور کورٹس کا کام ہے اس کو قانون کو انٹرپریٹ کرنا. پہلے ہر چیز میں پارلیمنٹ کے جتنے بھی قانون سازی ہوتی تھی اس میں دخل اندازی ہوتی تھی باقی اداروں کی, اور ہم نے دیکھا تھا سپریم کورٹ کی بھی. تو ایٹ لیسٹ یہ چیز تو اسٹیبلش ہو گیا, بیکاز آئین بھی یہی کہتا ہے کہ آئین کو بنانے والا جو باڈی ہے وہ بھی پارلیمنٹ ہی ہے. اگر اس کو کوئی چینجنگ لانی ہے اس کے اندر تو وہ بھی پارلیمنٹ کر سکتا ہے. تو یہ آئی تھنک عوام کے لیے بہت اچھی بات ہے, بیکاز اگر حکومت اختیار
رکھے گی اور اس طرح کے چینجز لانے کا اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوگی, تبھی وہ عوام کو ڈلیور اور ریلیف دے سکے گی. تو نواز شریف صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کے کانٹیکسٹ میں؟ وہ آئیں گے؟ میں اسی چیز پہ آ رہا تھا کہ کاش تو یہ قانون آج سے تقریباً 55 سال پہلے 50 سال پہلے ہوتا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جوڈیشلی اسیسینیٹ کیا تھا, غلط اور اللیگلی کیا تھا. حالانکہ اس وقت بھی جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن تھا وہ سپلٹ تھا اور صرف ایک جج کی وجہ سے جو فیصلہ تھا وہ بھٹو صاحب کے خلاف آیا تھا. ورنہ آج کے فیصلے کے بعد تو پھر بھٹو صاحب کے پاس بھی اختیار ہوتا اور ایک آپشن ہوتا کہ وہ ریویو لیتے. تو ابھی آج جہاں تک میاں صاحب کی بات کریں, اب دیکھیں میاں صاحب پہلی بات تو یہ اچھی, آئی تھنک میں تو ویلکم کروں گا ان کو کہ وہ آ رہے ہیں واپس, بیکاز پاکستان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کو پاکستان میں ہی موجود ہونا چاہیے اور الیکشن کیمپین خود ہی اپنا مینیج کرنا چاہیے اور اس کو خود ہی اپنے ورکرز کو اور ووٹرز کو موبلائز کرنا چاہیے. باقی آئی تھنک ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ ضرور آخری آپشن اپنائے گی اور کھٹکھٹائے گی سپریم کورٹ پہ واپس کوئی. اچھا, ایک بڑا جنرل سے سوال کرنا چاہوں گی نادر صاحب کہ آپ لوگ جب الائنس تھے پی ڈی ایم حکومت میں تو آپ لوگ بڑا ساتھ چلتے تھے, لیکن ایک دم سے اب دیکھا جا رہا ہے کہ 1.5 مہینے سے جو ہے نا آپ لوگوں میں ایک کشیدگی نظر آ رہی ہے اسٹیٹمنٹس کو لے کے. کیوں کنسنسس بلڈ نہیں ہو رہا ہے؟ اس وقت تو بہت ضرورت ہے کہ آپ جیسی آپ لوگ بڑی جماعتیں ہیں پاکستان کی, آپ اس وقت جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں, نہ کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف جائیں. دیکھیں, خلاف جانے کی بات نہیں ہے. بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو سیاست ہے وہ سینٹر لیفٹ ہے, نون لیگ کا بقول ان کے سینٹر رائٹ ہے. تو بنیادی طور پہ تو ہماری سیاست الگ ہے, مگر ایک چیز پہ تو اتفاق شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں بھی ہوا تھا, وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھا. اور وہی چیز ابھی بھی جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس پہ یہی اگریڈ تھا کہ بھئی ہم نے کچھ بھی اگر کرنا ہے آپس میں جتنے بھی ہمارے اختلافات ہوں, ہمارے جو نظریاتی اختلاف ہیں جو بھی ہیں اپنی جگہ پہ ہیں, مگر الیکشنز ٹائم پہ ہونے چاہیے اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو ڈیریل ہونے کا اجازت کسی اور تیسری قوت کو نہیں دینا چاہیے. ابھی بھی آئی تھنک الیکشنز پہ تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اگریڈ ہیں, صرف ڈیٹ کا ایشو آ رہا ہے. کچھ جو ہمارے پی ڈی ایم کے سابقہ ساتھی ہیں وہ شاید اتنا ایمفسائز نہیں کر رہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہو. ہمارا موقف یہی ہے کہ 90 ڈیز کے اندر ہی ہونا چاہیے. ابھی تو نظر نہیں آ رہا 90 ڈیز میں ہوتے ہوئے, مگر ہمارا ابھی سختی سے تو کب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے آپ کو نادر صاحب الیکشن؟ دیکھیں, ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے پاکستان میں پریڈکٹ کرنے کا. اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ جنوری میں کرائے گی, تو ہم تھوڑا سا پازیٹیو اور آپٹمسٹک ہو کے یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید جنوری میں ہو. مگر اگین پاکستان کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ الیکشن کا ڈیٹ جس دن تک کنفرم اناؤنس نہیں ہو تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. اسی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سب ایک ہی چیز پہ فوکس کریں اس وقت, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہ اچھالیں اور صرف الیکشن کمیشن سے اور اس وقت کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس سے یہی ڈیمانڈ کیا جائے کہ الیکشن کا ڈیٹ فوراً اناؤنس کر لیں اور پھر اسی دن الیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ نادر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. اکمل صاحب, اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عدالتی فیصلے کو, اس پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں. کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ پہلے ہم -1 کی بات کرتے تھے, اب کیا -2 بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, اب وہ جو اپیل کا حق تھا, نظر ثانی کی اپیل کا حق, وہ ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہوگا. اعظم تارڑ صاحب نے کل یہ بات کی ہے کہ ہم الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو ہے وہ 5 سال کی میعاد تھی, وہ ختم ہو گئی, ہم نے امینڈمنٹ کر کے ہم نے پہلے ہی قصہ مکا دیا تھا پی ڈی ایم حکومت میں. دیکھیں, یہ اس حوالے سے میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے ایک بات ہوئی تھی اور دیگر بھی لائرز ہیں, ان کا کنسنسس یہی ہے کہ اس کو معاملہ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں دوبارہ جائے گا. اچھا, لیکن اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو اس میں میاں نواز شریف جو ہے وہ الیکشن کے اپنے جو نامینیشن پیپر ہیں وہ داخل کر لیں گے, اس کے اوپر اعتراض اٹھے گا, وہ اعتراض ریجیکٹ ہو جائے گا, پھر معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہ الیکشن کانٹیسٹ کر لیں گے, اور اس کے بعد پھر جب تک سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو 2-3 سال گزر چکے ہوں گے. اور اس وقت تک جب نئی اسمبلی وجود میں آ چکی ہوگی تو وہ خود قانون سازی کر کے ہی اس معاملے کو ریکٹیفائی کر چکی ہوگی. تو الیکشن اگر ہو جاتے ہیں تو اس میں تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ میاں صاحب کے الیکشن میں حصہ لینے میں کوئی رکاوٹ ہے. لیکن میں جس چیز کا حامی ہوں وہ یہ ہے کہ
इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल ओवरहॉलिंग भी होनी चाहिए। जिस तरीके से पीटीआई की फाइन ट्यूनिंग की गई है, मेरे ख्याल में तमाम पॉलिटिकल सिस्टम की इस तरह फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। एंटी स्टेट एलिमेंट्स को हमें साइडलाइन करना चाहिए। हमारा एक ऐसा स्ट्रक्चर हो कि जिसमें हम जेन्युइन जो आवाम के नुमाइंदे हैं ना, वो सामने आ सकें। मतलब हम मिसालें दे रहे हैं जर्मनी की, अमेरिका की, और वहाँ पे आप देखें, वहाँ पे लोगों को शऊर है। वहाँ पे वो जो लोग हैं, वहाँ पे तो एक एक पाई का हिसाब, एक गिलास पानी भी अगर कोई एक्स्ट्रा पी ले तो उससे पूछते हैं यहाँ कौन जवाब देता है। यहाँ पे जो है ना वो 100 गरीब जो है ना उसका बच्चा भूख से मर रहा है, और इधर इन लोगों की जो है ना वो शाह खर्चियाँ नहीं खत्म हो रही हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम को पहले हमें ओवरऑल करना पड़ेगा। और शॉर्टली बता दीजिए हाँ या ना में, फिर मैं कामरान साहब की तरफ जाऊंगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये सब पर बाइंडिंग होता है। मतलब वो जो तासुर था कि एक आम आदमी है जो उसके लिए इंसाफ का हुसूल मुश्किल होता था, अब वो तासुर ज़ायल हो गया। नहीं, काजी फैज़ ईसा साहब के आने के बाद आप देखिएगा ये ऊपर से लेके नीचे तक जुडिशरी में डिसीजंस करने में बहुत अच्छा, बस कामरान साहब अब हम जरा इकोनॉमी के हवाले से शॉर्टली बात कर लेते हैं। इस वक्त जो मेजर्स लिए जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि डॉलर को हम किस तरह मजीद नीचे कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या इकदाम करने की ज़रूरत होगी। रेमिटेंसेज होगी, FDI होगी, हमारी एक्सपोर्ट अच्छी होना, इन तमाम चीज़ों, क्योंकि क्रैकडाउन्स तो हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह है, SIF से अपनी जगह है, CPEC अपनी जगह है, मगर ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है इस वक्त? देखिए, हमें अभी भी ये जो इकदाम उठाए गए हैं ये आर्जी हैं, ये देर पार नहीं हैं। पाकिस्तान को अपनी जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करना और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, दो पाकिस्तान के अहदाफ हैं, ताकि पाकिस्तान की जो डॉलर में आमदनी है वो बढ़े या ग़ैर मुबादला की आमदनी बढ़े। मगर हमने ये देखा है कि देखिए 90s में भी मईशत का यही हाल था कि पाकिस्तान के पास बैरूनी अदायगियों के लिए पैसे नहीं थे। अभी भी हमारा यही हाल है कि हमारे पास बैरूनी अदायगियों के पैसे नहीं है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा इशू ये है इकोनॉमी का कि हुकूमत की टैक्सेशन बहुत वीक है। हुकूमत को अपनी टैक्सेशन के निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। टैक्स टू GDP रेशो हमारा 2017 में 11% था, बाकी चुकड़कर फिर 9% पे आ गया। बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो टैक्स इस वक्त नहीं देते हैं, जो टैक्स नेट से बाहर हैं। बहुत सी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनमें रोज़ाना जो है अरबा रुपए का लेन देन हो रहा है, मगर उस पर कोई टैक्स नहीं है। मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में बैठ के कहा था, आज भी ये बात कहता हूँ कि आपकी जितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो प्राइवेट रजिस्ट्रार बन गए हैं। उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कोई अथॉरिटी बननी चाहिए। जो रियल एस्टेट में पैसा जा रहा है उस पर नजर रखी जाए। जब रियल एस्टेट को आप कर्व करेंगे तो उससे आपकी बहुत बड़े पैमाने पर जो रकम है, पैसा है, सरप्लस होकर या तो बैंकों में आकर डिपॉजिट होगा या फिर वो मईशत में जाएगा। देखिए, जैसे ही आपने क्रैकडाउन किया है, आपको स्टॉक मार्केट में जो पैसा है वो आता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये कहीं ना कहीं पैसा ऐसी जगह पार्क था जहां से ये रिवर्स हुई है चीजें, तो अब स्टॉक मार्केट में पैसा आ रहा है। तो रियल एस्टेट में मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से आपने FBR में जो स्टोर्स हैं उनको FBR से मुंसलिक कर दिया है, आप जरा ये इनको तो करके देखिए। ये जो बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, रियल एस्टेट में हमारे पास चीज 100 रुपए की बेचते हैं, उसकी कीमत 10 रुपए दिखाते हैं, उस पर 1 रुपए टैक्स देते हैं। तो इसको दुरुस्त करना होगा ताकि हमारा टैक्स टू GDP रेशो बढ़े। ठीक है, यानी मुआशी बेहतरी के लिए हुकूमत मजीद इकदाम और इस्लाहत करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, डिस्कशन आपने मुलाहिज़ा की और यकीनन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का रास्ता सिर्फ मजबूत मईशत की तरफ से ही जाता है, और इस मजबूत मईशत के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, उसके साथ नीयत बहुत ज़रूरी है। और यकीनन जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत होनी चाहिए, लेकिन जो भी जमात आए इंतखाब के बाद वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के मुफाद के लिए, एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तान के मुफाद के लिए सोचे। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने दिया।